friends, welcome to my YouTube channel at Ma'am Varisha. Today we are solving chapter number 2, comprehensive question. So let's see question number 1. How a vector can be represented graphically? Explain. उन्होंने कहा है कि एक वेक्टर को जो है वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है. आंसर की तरफ आते हैं. मैं आप लोगों को नोटबुक से इसलिए दिखाती हूँ बेटा कि आप लोग समझें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है. देखें, अगर आप पेपर में इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के सेक्शन में आते हैं, फिर आप क्वेश्चन का नंबर, फिर उसकी अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो ये आपके पेपर के मार्क्स पर डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करता है. आप कभी भी पोजीशन होल्डर्स के पेपर्स निकालेंगे या कुछ तो आप देखेंगे कि उनके जो पेपर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो सेम ऐसे होती है जिस तरह से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ. ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे. सिंबल्स यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज बोल्ड फेस, letters such as A, V, F and D, etc. Since we cannot write in boldface script on paper, so a vector is written as the letter with a small arrow over it, i.e. A arrow, V arrow, F arrow, D arrow. The magnitude of a vector is given by italic letters without arrowhead. Okay. उन्होंने कहा सिंबल्स जो होते हैं वेक्टर के वो बोल्ड फेस लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे कि A, B, F एंड D. हम लोग जो बोल्ड फेस है उनको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को, और उसके ऊपर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हम एरो बना देते हैं. और जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर्स का वो इटैलिक लेटर्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर भी एक एरो हेड बनाया जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर होता है. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको मैं इसकी दिखाती हूँ. A vector can be represented graphically by drawing a straight line with an arrowhead at one end. The length of line represents the magnitude of the vector quantity according to a suitable scale, while the direction of arrow indicates the direction of the vector. To represent the direction, two mutually perpendicular lines are required. We can draw one line to represent east-west direction and the other line to represent north-south direction as shown in figure. ओके, ये देखिए मैंने इधर एक फिगर भी दे दी है, बना दी है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट ये कर रही है. इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं किसी भी ग्राफ पे. किसी भी जो वेक्टर होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर हम एक एरो हेड बना देते हैं और उसके अलावा हम उसकी डायरेक्शन शो ऑफ कर देते हैं. जो उसका एंगल होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. जो एरो होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है और जो एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है. The direction of a vector can be given with respect to these lines. इन लाइन्स की वजह से जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो बताई जाती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो होता है. मोस्टली वी कैन यूज़ यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में से जिस डायरेक्शन में होता है हम उसके ऊपर एरो हेड बनाते हैं. वी यूज़ एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं. यानी कि दो लाइन्स हमें चाहिए होती हैं. जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है. नेक्स्ट आगे देखें. A vector f making angle theta 30 degree with x axis. The point where these axes meet is known as origin. यानी वो वाला पॉइंट जिस पर दोनों एक्सिस जो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि वाई वाली लाइन और एक्स वाली लाइन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम ओ से शो करते हैं. दीज ओरिजिन यूजुअली डिनोटेड बाय ओ. दीज एक्सिस आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस और इन एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है. अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन. The direction is usually given by an angle theta which x-axis. The angle with x-axis is always measured from the right side of x-axis in the anti-clockwise direction. यानी कि एंगल जो है उसको हम एंटी-क्लॉकवाइज करेंगे x-axis पर जहाँ से उनका ओरिजिन बना है, यानी कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है वो एक पॉइंट पर मिलती हैं दोनों लाइंस x-axis वाली और y-axis वाली, उसको हम उसका x-axis का ओरिजिन कहते हैं. उसके हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और वहाँ से वो हम लेते हुए एंटी-क्लॉकवाइज जो है उसका हम जो एंगल होता है वो एंगल की वैल्यू हम उसकी सेट करते हैं. 2 देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. उन्होंने बोला रेस्ट और मोशन में भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है और स्पीड और वेलोसिटी में भी आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है. और इम्पोर्टेंट भी है कि रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है और स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है. रेस्ट और मोशन से स्टार्ट करते हैं. रेस्ट
इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सैड टू बी इन रेस्ट। अगर एक बॉडी एक ही जिस तरह से बॉल पॉइंट है ये अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही तो ये किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। मोशन, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सैड टू बी मोशन। अगर एक बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग्स के मुताबिक तो उसे हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है, यानी हरकत। रेस्ट होता है आराम और मोशन होता है हरकत। स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ आते हैं। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज नाउन एज स्पीड। इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s इन यूनिट टाइम t, इट्स स्पीड v will be written as speed distance over time, यानी कि v is equal to s by t। s is equal to v by t, v इधर निकाल लेंगे, डिस्टेंस स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड वो डिस्टेंस है जो एक बॉडी एक यूनिट टाइम के अंदर कवर करती है, वो उसकी स्पीड है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। जबकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर एक बॉडी है उसने इस ओरिजिन तक इधर से जाना है तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जिस रास्ते को वो कवर करके जाती है वो उसका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस भी स्केलर है और स्पीड भी स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। उन्होंने कहा है मोशन की डिफरेंट टाइप्स बताया और इनके एग्जाम्पल्स भी दें। मोशन की 3 टाइप्स हैं, मोशन की 3 टाइप्स हैं जिनमें हम सबसे फर्स्ट पे लिखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसी हरकत जिसमें एक बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उसका एग्जांपल है अ मूविंग कार। और आपने एग्जांपल लाजमी देना है क्योंकि जब वो क्वेश्चन को कहते हैं कि इसमें एग्जांपल्स भी दें तो हाफ नंबर एग्जांपल्स के होते हैं। तो अ मूविंग कार ट्रांसलेटरी एग्जांपल है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी का मतलब रोटेशन यानी कि किसी भी महवर के गिर्द घूमना। द मोशन अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर एक फिक्स पॉइंट है और उसके इर्द गिर्द एक चीज़ घूमती जा रही है तो उसको हम कहेंगे ये रोटेटरी मोशन है। जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, उसके अलावा ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। हम एग्जांपल दे देते हैं अ स्पिनिंग फ़ैन, जैसे कि हमारे घरों में चलने वाला पंखा, उसके दरमियान में एक एक्सिस मौजूद होता है और उसके जो पर होते हैं वो उसके साइड्स पे घूमते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट में मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, यानी कि तेज़ी से इस तरह से किसी भी चीज़ का आप आगे पीछे की तरफ मूव करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, जिसका एग्जांपल है आ ट्यूनिंग फॉक। जैसे कि हम वो ट्यूनिंग फॉक आपने देखा कि किसी भी रबड़ की चीज़ के ऊपर आप एकदम से इस तरह से बजाते हैं तो फिर उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है।